नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी सामान्य अध्ययन की क्लास में। पिछली क्लास में हमने भारतीय इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल प्रारंभ किया था और प्राग ऐतिहासिक काल में हमने उसका पहला खंड पुरापाषाण काल का अध्ययन किया था। पुरापाषाण काल में जो देखा था हमने निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में थोड़ा थोड़ा क्या अंतर है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। आज प्राग ऐतिहासिक काल के दूसरे खंड में जाते हैं जो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, उस समय मानव का रहन सहन खान पान कैसा था, उसको हम देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी C.L. कार्लाइल द्वारा सन 1967 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। जब हम कहें कि मध्य पाषाण काल का पता कब चला, तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो सबसे पहले जानकारी मिली वह C.L. कार्लाइल द्वारा सन 1967 में मिली। कैसे? उन्होंने विंध्य क्षेत्र में कुछ लघु पाषाण उपकरण खोजे। लघु पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। यह बहुत विशेष और प्रमुख विशेषता इस काल की है कि इस समय के जो उपकरण थे वह आकार में अत्यंत छोटे थे। अभी तक हमने देखा कि जो पुरापाषाण काल में थे वह औजार क्या थे, बड़े थे और उससे मनुष्य बड़े जानवरों का शिकार करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव ने बहुत छोटे छोटे उपकरण बनाने प्रारंभ किए। कुछ उपकरण तो आधा और पौन इंच के पत्थर के भी रहे हैं, छोटे से पत्थर जिनको नुकीला करके वह जैसे पक्षी या फिर मछली ऐसे इनका भी शिकार करने लगा। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य में, मानव में यह अंतर आया कि वह बड़े जानवरों को छोड़कर छोटे जीवों को का भी शिकार करने लगा। तो यह इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें छोटे उपकरणों का मानव प्रयोग करने लगा। आगे है भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे। भारत में मानव के जो अस्थिपंजर हैं वह भी मध्य पाषाण काल से ही हमें प्राप्त होने लगे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर, राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है, वहां पर एक स्थान है बागौर। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है राजस्थान भीलवाड़ा जिले में बागौर। यहाँ पाषाणोपकरण, पाषाण के उपकरण तो मिले ही हैं, उसके साथ साथ मानव कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए। गुजरात प्रांत में स्थित लंघनाज से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं और साथ ही 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। गुजरात प्रांत में एक स्थान है लंघनाज, जहां से लघु पाषाण उपकरण तो मिले ही, उसके साथ साथ अन्य भी कई चीजें मिली, जैसे पशुओं की हड्डियां वहां से मिली, कब्रिस्तान भी वहां से मिला जहां लोगों को दफनाया गया, यह देखा गया, और मिट्टी के कुछ बर्तन भी वहां से प्राप्त हुए। साथ में 14 मानव कंकाल भी वहां से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर, यह दो स्थान पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य माने गए हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इसे अपवाद कहा है, क्योंकि अन्य जगह इस प्रकार के पशुपालन के साक्ष्य मिले नहीं। तो ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि पशुपालन भी मानव ने जो नवपाषाण काल है उसमें प्रारंभ किया। लेकिन यदि साक्ष्यों की बात करें तो यह पता चलता है कि आदमगढ़ और जो बागौर स्थान है वहां जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वह मध्य पाषाण काल के मिले हैं। अब पशुपालन की बात आती है तो यह प्रश्न आता है कि मानव ने सबसे पहले कौन से पशु का पालन करना प्रारंभ किया, मानव ने कौन से पशु को पालतू बनाया। तो यह प्रश्न आता है
तो इसका उत्तर है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालना प्रारंभ किया। कुत्ता जो है मानव का सबसे पहला पालक पशु है। यह प्रश्न भी कई बार आता है। इलाहाबाद का चौपानी मांडो भी मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। इलाहाबाद में एक स्थान है चौपानी मांडो, यह भी मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। यहां से कई उपकरण, झोपड़ी, हाथ से बने मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। एक झोपड़ी भी वहां से मिली है और हाथ से बने मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं मध्य पाषाण काल के समय के। और जो ये हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसमें इतिहासकारों का मानना है कि यह विश्व में सबसे प्रथम हाथ से बने हुए बर्तनों के साक्ष्य हैं जो चौपानी मांडो में मिले हैं। सवाधान व गर्त चूल्हे। मध्य पाषाण काल के समय में कुछ स्थानों पर सवाधान और गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। सवाधान से तात्कालिक मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। जो सवाधान मिले हैं उससे यह पता चलता है कि तात्कालिक समय में मानव कुछ न कुछ उसकी मृतक संस्कार विधि प्रारंभ हो चुकी थी, जो अंतिम संस्कार हम कहते हैं, उस प्रकार का कुछ वह करने लग गए थे। इससे हमें यह दिखता है कि जो शवों का सिर है, जो शव हैं उनको दफनाया गया है, उनके सिर पश्चिम दिशा की ओर रखे गए हैं और पैर पूर्व की दिशा की ओर किए गए हैं। जो भी शव दफनाए गए हैं उनके सर पश्चिम दिशा की ओर और पैर पूर्व दिशा की ओर किए गए हैं और उनके साथ में कुछ लघु उपकरण भी रखे गए हैं। यह भी हमें मध्य पाषाण काल से प्राप्त होता है। और कुछ ऐसी कब्रें भी हैं जहां से, ऐसी समाधियां भी हैं जहां स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से किसी स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार यह मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं देखी, जिसमें सबसे प्रमुख याद रखने वाली बात यह है कि मध्य पाषाण काल में छोटे उपकरणों का प्रयोग किया गया, सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया गया और साथ में मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव अस्थि पंजर भी हमें प्राप्त होता है। तो यह मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता। अब हम देखते हैं उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल में मानव का काफी विकास हो गया था। मानव काफी नई नई चीजें सीख चुका था। उत्तर और नव पाषाण काल को नियोलिथिक भी कहते हैं, नियोलिथिक एज, और इसको एक नाम से और जानते हैं, खाद्य उत्पादक काल। इसे खाद्य उत्पादक काल भी कहते हैं। क्यों, यह हम अभी देखेंगे। प्राचीनतम बस्ती, नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती है मेहरगढ़। यह प्रश्न भी आता है कई बार। नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यह स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़, जो नवपाषाण काल का प्राचीनतम स्थल है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं। मानव कृषि कार्य करना यहाँ प्रारंभ कर चुका था नवपाषाण काल में, इसीलिए इसे खाद्य उत्पादक कहा गया है। आज तक का जो मानव था, हमने देखा पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में वह क्या करता था, आखेट करता था, शिकार करता था, उसी को खाता था और जो जंगली फल होते थे, कंदमूल, उनको खाता था बस। लेकिन अब मानव क्या हो गया, अपने खाने के लिए वह कृषि कार्य भी करना प्रारंभ कर चुका है, इसीलिए इसे खाद्य उत्पादक काल कहा गया। इलाहाबाद में कोल्डी हवा से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि चावल के या फिर धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वह हुए हैं कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा है इलाहाबाद में। कृषि व पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की ही देन है। कृषि का आविष्कार, जैसा कि हमने बताया कि मानव कृषि करना प्रारंभ कर चुका था, और पहिए का आविष्कार भी मानव ने नवपाषाण काल में ही किया था।
इस युग के लोग पत्थर के पॉलिशदार औजारों व हथियारों का प्रयोग करने लग गए थे। इसमें एक शब्द आया है पॉलिशदार। इससे यह पता चलता है कि नवपाषाण काल में व्यक्ति जो है औजारों में पॉलिश करता था। इसका मतलब यह है कि वह पॉलिश से भी जानकार हो चुका था, पॉलिश को भी समझने लग गया था, क्योंकि वह अपने हथियारों में लेपन करने लग गया था। ऐसे पॉलिशदार हथियार इस काल के हमें प्राप्त हुए। बुर्जहोम यह कश्मीर में है। कश्मीर में बुर्जहोम स्थित है। यहाँ की क्या विशेषता है? यह भी नवपाषाण कालिक स्थल है। यहां से युग्मित सवदाह के प्रमाण हमें मिले हैं, युग्मित सवदाह के बुर्जहोम से। और दूसरा यहां से क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के साथ दफनाए गए हमें प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में जो प्रमुख स्थल है बुर्जहोम, वहां से हमें प्राप्त हुआ है कि मालिक के साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाए गए हैं। हमने जैसा पहले बताया कि सबसे पहले मानव का पालतू पशु कुत्ता ही था, तो उसका मालिक मर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो साथ में उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ऐसे साक्ष्य हमें बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। और एक और साक्ष्य वहां से प्राप्त हुआ है, वहां गड्ढे वाले घरों के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं कि बड़ा सा गड्ढा बना करके उसमें घर का निर्माण, तो गड्ढे वाले घर भी हमें बुर्जहोम से प्राप्त हुए। कृषि कार्य से परिचित मानव जो था वह नवपाषाण काल में कृषि कार्य से परिचित हो चुका था कि कृषि कार्य हमें करना है, कैसे करना है, और वह कार्य प्रारंभ कर चुका था। साथ में पशुपालन भी वह अच्छी प्रकार करने लग गया था। निश्चित स्थान पर अपने घर बनाना और रहना प्रारंभ मनुष्य ने कर लिया था। नवपाषाण काल में निश्चित स्थान पर घर बनाना का तात्पर्य है कि मानव कृषि कार्य करने लग गया, पशुपालन करने लग गया, तो एक निश्चित स्थान में कृषि करेगा। निश्चित स्थान में कृषि करेगा तो उसकी फसल को तैयार होने में समय लगेगा, और वह पशु भी साथ में पाल रहा है, तो क्या होगा, उस पूरी प्रक्रिया में 5-6 महीने कम से कम लगेंगे। तो इसको देखते हुए मनुष्य एक निश्चित स्थान पर ही रहने लग गया। अभी तक का जो मनुष्य था वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, कभी यहाँ कभी वहां घूमते रहता था, अलग अलग स्थानों पर रहता था। लेकिन अब नवपाषाण काल में मानव एक निश्चित स्थान पर अपना घर बनाकर रहने लग गया। वह घर उसके घास फूस की झोपड़ियां भी होती थी या मिट्टी से निर्माण घर भी होते थे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि नवपाषाण काल का मनुष्य जानवरों की खालों से अपने वस्त्र भी बनाने लग गया था। जानवरों की खालों को ओढ़ने लग गया था। वस्त्र के स्थान पर जानवरों की खाल का प्रयोग भी नवपाषाण काल में मानव करने लग गया था। और साथ ही कहीं कहीं नवपाषाण काल की चित्रकारी के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। दीवारों पर या कंदराओं पर, गुफाओं में चित्रकारी की भी हमें प्राप्त होती है। चित्रकारी में शिकार करते हुए बनाया गया चित्र या फिर किसी जानवर के चित्र ऐसे प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य चित्रकारी भी नवपाषाण काल में करना प्रारंभ कर चुका था। तो ये कुछ विशेष नवपाषाण काल की जानकारी है कि उस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर लिया, पशुपालन करने लगा, एक निश्चित स्थान पर रहने लगा, पॉलिश का उसे ज्ञान हो गया, और साथ साथ में वो उसने पहिए का आविष्कार भी कर लिया। इस प्रकार यह कई नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। इसके बाद एक और आपने काल सुना होगा, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल भी आपने नाम सुना होगा। ताम्रपाषाण से तात्पर्य है कि पत्थर और तांबा। इस समय का जो मानव था वह पत्थर के साथ साथ तांबे की धातु का भी प्रयोग करने लग गया था। सबसे पहले प्रयोग की गई धातु, यह प्रश्न आता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया धातु के रूप में। और चूंकि तांबा कठोर था तो तांबे से वह हथियार भी बनाया करता था, और संभवतः बर्तन वगैरह भी मनुष्य ने तांबे के बनाए होंगे। और साथ पत्थर और तांबे का एक साथ प्रयोग करने लगा ताम्रपाषाण काल में मानव। और साथ ही ताम्रपाषाण काल में ही मानव ने सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता स्थापित की।
यदि कहें कि भारत में ग्रामीण सभ्यता सबसे पहले कब स्थापित की गई, तो ताम्रपाषाण काल में ही सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता स्थापित की गई। ताम्रपाषाण काल के यदि समय की बात करें तो इसमें एक मत इतिहासकार नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे नवपाषाण काल की समाप्ति के साथ प्रारंभ मानते हैं, यानी नवपाषाण काल की ही लगभग साथ साथ यह चला, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो ताम्रपाषाण काल है वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। जितने क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अतिरिक्त क्षेत्र में जो अतिरिक्त क्षेत्र जो था वह ताम्रपाषाणिक था। वहां के व्यक्ति तांबे और पाषाण का प्रयोग करते थे और वह ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसा भी कुछ का मानना है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग करता था और सबसे पहले धातु में मनुष्य ने तांबे का ही प्रयोग किया और सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता भी ताम्रपाषाण कालीन ही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है वह थोड़े थोड़े अंतर के साथ कालखंडों में बटी है और उसमें मानव का धीरे धीरे किस प्रकार से विकास हुआ, मानव ने किस प्रकार जीवन यापन करना सीखा, यह हमने प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर किसी नई जानकारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।